पोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोना। हर बार की तरह इस बार भी केबीसी न्यूज द्वारा मतदान के दौरान एग्जिट पोल करवाया गया है, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में पहले की तुलना में 3 गुना अधिक 300 कार्यकर्ताओं को इस कार्य में लगाया गया था। अपने वादे के मुताबिक आज हम बारी बारी से जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के परिणाम दिखाएंगे। हम आपको खासकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को बता दें कि केबीसी न्यूज इस एग्जिट पोल के सत्यापन का दावा नहीं करता है। ये सिर्फ एग्जिट पोल है, इसके परिणाम में फेरबदल भी हो सकता है। वास्तविक परिणाम 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जिट पोल की रिपोर्ट का प्रसारण। हम बारी बारी से आपको 7 विधानसभा क्षेत्रों के एग्जिट पोल की रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता विनय झा। नमस्कार। और केबीसी की ओर से लगातार चुनाव के दिन तमाम बूथों पर जितने मतदान स्थल थे उन तमाम मतदान स्थल पर हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो लोग थे, वो लगातार जो मतदान के बाद लोग बाहर निकल रहे थे उनसे उनका जो जानकारी थी उनके साथ साझा कर रहे थे और उनसे एग्जिट पोल की जानकारी ले रहे थे। चलिए, अपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कटिहार के वरिष्ठ पत्रकार और ईटीवी न्यूज़ 18 के संवाददाता, वरीय संवाददाता सुब्रत गुहा। आइए उनसे भी जानते हैं कि कैसा रहा मतदान के दिन मतदान स्थल का और जिला प्रशासन की ओर से कैसी रही व्यवस्था। जी सुब्रत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मतदान के दिन कटिहार में व्यवस्थाएँ थी, क्योंकि इस बार कटिहार फिर से अव्वल आया है लगातार 3 चुनावों से, तो कैसे देखते हैं कटिहार की जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई थी उसे कैसे देखते हैं आप? जी निश्चित तौर पर विनय जी, सबसे पहले तो तमाम कटिहार के लोगों को, मतदाताओं को, जिला प्रशासन के टॉप टू बॉटम अधिकारी, जो कर्मी या तमाम मीडिया कर्मी और जो भी कटिहार के मतदाता भागीदार, सबको बधाई, क्योंकि हम लोग के नाम फिर एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है और हम लोग अव्वल आए हैं। इस बार भी अव्वल आए हैं, यानी हम लोग जो मतदान प्रतिशत के मामले में एक रिकॉर्ड बन रहा था, इस बार भी हम लोग हैट्रिक लगाए हैं। और अगर हम लोग सभी बूथों का पूरे जिला में जो इस बार बेहतरीन व्यवस्था था, सबसे शानदार व्यवस्था, क्योंकि एक चैलेंज था ये कोविड काल का। जब 2020 की चर्चा होगी, कोरोना काल की चर्चा, निश्चित तौर पर ये इस बिहार चुनाव की भी चर्चा होगी। तो इस मायने में जो कटिहार का चुनाव था वो इसलिए भी खास था क्योंकि विश्व का 47 जो कंट्री है वो इस चुनाव को देख रहा था वेबकास्टिंग के माध्यम से। तो इसलिए कई खूबियां थी इस चुनाव में। और जो एक चर्चा थी कि लोग टर्न अप नहीं होंगे, बूथ तक नहीं आएंगे, तमाम जो डर था, तमाम जो ये था, वो सबको पीछे छोड़कर लोग आए और मतदान किए। ये लोकतंत्र के लिए एक सेहतमंद तस्वीर है। सुब्रत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इसे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि प्रशासन चुनाव से पहले लगातार लोगों के बीच जन जागरण के लिए लगातार अभियान चला रहा था, डेमो बूथ के माध्यम से हो या कोरोना को लेकर जानकारी को लेकर हो। तो क्या नहीं लगता कि प्रशासन के द्वारा चलाए गए अभियान का ये स्पष्ट रूप से फायदा है जो फिर से कटिहार अव्वल रहा मतदान के प्रतिशत में? जी निश्चित तौर पर देखिए, कटिहार का जो ट्रेंड है, कटिहार के लोग मतदान को लेकर जागरूक है। पिछले 2 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं। और अगर जिला प्रशासन की बात करें तो हम लोग जैसे लगातार अपने जो इलेक्शन से जुड़ी हुई तैयारी के बारे में जानकारी लेते, उसी दौरान जिलाधिकारी से एक बात पता चला था, जो जब कटिहार में जो कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा संख्या में मजदूर इसी जिला में आए और तैयारी जिला प्रशासन, जिलाधिकारी के माने तो उसी समय से तैयारी शुरू हो गया था। और जब इसके सर्वे के लिए घर घर तक लोग गए, उसी समय कितना मतदाता है, कौन, खासकर महिला मतदाताओं के मामले में भी कटिहार जो सबसे ज्यादा महिला मतदाताओं को जोड़ा गया, उस मायने में भी अब बना। और सबसे बड़ी बात है, जो वोटिंग ट्रेंड आया है, जो बूथ तक लोग पहुंचे, उसमें इसका असर दिखा है। यानी जिला प्रशासन जो तैयारी किया था, जो कोशिश किया था, लोगों ने उस कवायद को स्वीकार किया है और अच्छा परिणाम सामने आया, अच्छी वोटिंग हुआ। यह सबसे बड़ी
खुशी की बात है। हारे जीते कोई भी एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, लेकिन ये खुशी की बात है लोग बूथों तक आए हैं और मतदान किए हैं, अपना जो लोकतंत्र का हथियार का इस्तेमाल किए हैं। जी बिल्कुल सही कहा सुब्रत आपने, और मैं सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं बारी बारी से सभी विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत गर्व की बात है कि एक बार फिर से कटिहार जिला पूरे बिहार में अव्वल आया है। 63.42% वोट पड़े, यानी 12,95,665 मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। विनय, ये बहुत अच्छी बात है। 47 देशों में सीधा प्रसारण हुआ 4 आदर्श मतदान केंद्रों के द्वारा, और अब एक बार फिर कटिहार सबसे अव्वल है। जी हाँ मोना, क्योंकि कटिहार में अगर विशेष तौर पे अगर बात करें, जो आदर्श बूथ बनाए गए थे, लगातार बूथ तो हर एक जगह बनते हैं, लेकिन जो मॉडल बूथ के रूप में कटिहार में 4 ऐसे जगह मॉडल बूथ बनाए गए थे, उन जगहों का जो दृश्य था वो बिल्कुल मनमोहक था। और जिला प्रशासन, न केवल जिला प्रशासन, न केवल जो स्वास्थ्य विभाग के लोग वहाँ मौजूद थे, बल्कि जितने मतदाता उन स्थलों पर पहुंचे वो तमाम लोग सेल्फी के साथ मतदान स्थल पर अपना अपना मतदान देने के बाद सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि रूप सज्जा इतनी सजावट इतनी बेहतरीन थी कि मतदान करने के लिए नहीं, लोग मतदान स्थल को देखने के लिए वैसे मतदान स्थलों पहुंच रहे थे। हमारे भी वरिष्ठ मतदाता हैं। जी सुब्रत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ऐसे मतदान केंद्रों का आपने भी दौरा किया होगा, तो क्या कुछ अलग लगा आम मतदान केंद्रों से ये जो मॉडल बूथ बनाया गया था? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात है ये लोकतंत्र के महोत्सव कहा जाता है। जब भी कोई भी उत्सव होता है, खुशी का माहौल होता है, एक बड़ी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये कोरोना का दौर था, एक डर था, एक दहशत था, एक मायूसी थी। इस बीच कैसे जिला प्रशासन लोगों को बूथ तक टर्न अप करवाएंगे, कैसे इसकी जो मॉडल सोच, कोविड मॉडल बूथ का जो ये सोच है, ये कंसेप्ट है, प्रशासन का जो सोच था उसको शाबाशी देना ही पड़ेगा। लोग इस मॉडल बूथ के लिए आए और एक जश्न के माहौल में आए, मतदान तो किए ही, लोकतंत्र में सबसे बड़े अपना जो हथियार है उसका इस्तेमाल है, लेकिन लोग जश्न के मूड में, ये खासियत है, ये लोकतंत्र की खूबी है। और जब तक लोकतंत्र में लोगों की आस्था रहेगा तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा सुब्रत आपने, और एक बहुत अच्छी बात है कि कोरोना काल में चुनाव आयोग द्वारा जो सफल चुनाव का आयोजन किया गया है उसे सारे देश ने देखा है, और अब मान रहे हैं कि कोरोना काल में भी ऐसे आयोजन जो है हो सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। तो अब जब हम शुरू कर रहे हैं एग्जिट पोल का प्रसारण, तो जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए कुछ छूट ना जाए, क्योंकि हम सबसे पहले ही आपको बता दें कि ये सिर्फ एक एग्जिट पोल है और इसके नतीजे जो है 10 नवंबर को आएंगे और फेरबदल हो सकती है। तो ये सिर्फ एक अनुमान हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बलरामपुर विधानसभा से। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ वोटरों की संख्या कितनी है। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,33,000, इसमें पता है 1,71,739। महिला मतदाताओं की संख्या है 1,61,705 और अन्य मतदाताओं की संख्या है 15। जी विनय। जी मोना, बिल्कुल, क्योंकि लगातार बलरामपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो चुनाव के बीच या चुनाव से पहले कह लें, जो मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच में लगातार मतलब होड़ लगी हुई थी कि कौन से राजनीतिक दल के कौन से स्टार प्रचारक कब आएंगे और कितने वो राजनीतिक अपने भाषणों से कितने लोगों को जोड़ पाएंगे। तो कयासों का बाजार लगातार गर्म था और कुल 14 प्रत्याशी, कह सकते हैं कि बलरामपुर में कुल 14 प्रत्याशी इस चुनावी अखाड़े में थे। और इस विधानसभा में जो वर्तमान अभी विधायक हैं, वहाँ से महबूब आलम भाकपा माले के वो प्रत्याशी थे, विधायक थे, जो आने वाले समय में कह सकते हैं कि ये तो 10 तारीख को ही स्पष्ट रूप से हो पाएगा, लेकिन जो हमारे एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से आने वाले समय में हम लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ नतीजे निकल के आए हैं। लेकिन जो अगर कयासों की बाजार की बात करें तो लोग अपने अपने अंदाज से कयास लगा रहे थे, लेकिन उन कयासों पर जो केवीसी के द्वारा एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उन कयासों पर कह सकते हैं कि लगभग खरा उतरता नजर आ रहा है। और आने वाले समय में 10 तारीख को स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि लोगों ने
किसके पक्ष में अपना निर्णय दिया है। जी मैंने बिल्कुल सही कहा आपने। इस विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक सीपीआई माले के महबूब आलम है, जिनका चुनाव चिन्ह झंडे में 3 तारा है। जिला प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल वोट पड़े हैं 60.96%। इस हिसाब से यहाँ कुल वोट पड़े 2,03,278। अब आइए देखते हैं हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे 40 कार्यकर्ताओं ने मिलकर एग्जिट पोल किया। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एग्जिट पोल के हिसाब से सीपीआई माले के वर्तमान विधायक और महागठबंधन के प्रत्याशी महबूब आलम को मिल रहे हैं लगभग 1,32,000 वोट। विनय, एक बड़ा जो वोट है वो मिल रहा है महबूब आलम को फिर से 1,32,000 वोट, जबकि लोजपा प्रत्याशी संगीता देवी को मिल रहे हैं लगभग 34,000 वोट। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए अर्थात वीआईपी के वरुण झा तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। इन्हें मिल रहे हैं लगभग 25,000 वोट, जबकि अन्य के खाते में लगभग 10,000 वोट गए हैं। विनय, तो एक बार फिर महबूब आलम आगे हैं। जी मोना, कह सकते हैं क्योंकि लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और लोग घरों से निकलकर बाहर अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। और जैसे कि प्रशासन ने एक स्लोगन दिया था, पहले मतदान फिर जलपान, तो लोगों ने भी कुछ हिसाब से किया है क्योंकि यहाँ 14 प्रत्याशी थे राजनीतिक अखाड़े में। तो इस अखाड़े में जो वोटों का प्रतिशत है, कह सकते हैं एक अच्छा खासा प्रतिशत जो भाकपा माले के प्रत्याशी थे महबूब आलम, उनके पक्ष में जाता। ट्रेंड के उम्मीद किया जाता, क्योंकि हमारे जो सांसद है गोस्वामी है, उसके कहीं ना कहीं जो सम्मिलित प्रयास होना चाहिए था वरुण झा के पक्ष में, वो दिखा नहीं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रह गया। इसीलिए कुल मिलाकर महबूब आलम के पक्ष में ही अभी जो एग्जिट पोल जाता दिख रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल नहीं है, आप लोग बार बार बता रहे हैं और हमें भी लगता है इस ट्रेंड को ही मान के फिलहाल चलना चाहिए। हालांकि नतीजा 10 तारीख को ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा सुब्रत आपने, और अन्य के खाते में भी 10,000 वोट गए हैं। इस तरह एग्जिट पोल के अनुसार वर्तमान माले विधायक जो है महबूब आलम यहाँ बड़ी ही आसानी से जीत दर्ज करेंगे। और अगर जीत की मार्जिन की बात करें हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से तो 98,000 का होगा। हम आपको यहाँ फिर बता दें कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है और केबीसी न्यूज अपने इस एग्जिट पोल के सही होने का भी दावा नहीं करता है। असली परिणाम 10 नवंबर को ही सामने आएंगे। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हम एक एक विधानसभा 7 जो विधानसभा की सीटें हैं बारी बारी से सभी का एग्जिट पोल आपके सामने रख रहे हैं। कौन आगे कौन पीछे सब बता रहे हैं और किसके बीच कांटे की टक्कर है वो भी दिखा रहे हैं। जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़िए, मिस ना हो जाए कहीं आपको और आप ना देख पाए, इसलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, ट्रेडमिल,
घरेलू आटा चक्की मशीन, माइक्रोवेव, कूलर, मिक्सी, आयरन, फैन, फैंसी गैस स्टोव, इंडक्शन, चिमनी, गीजर, सीसीटीवी कैमरा, स्पाई कैमरा, नोट काउंटिंग मशीन, एल्युमिनियम सीढ़ी और कुकर आदि सामानों के लिए संपर्क करें। सती सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर कटिहार में भी खुल गया है एक सुपरमार्केट, मुंबई का कुलेन सुपरमार्केट। यहाँ आपको मिलेगा ग्रोसरी के साथ साथ जरूरत का हर वो सामान जिसकी आपको रोजाना आवश्यकता होती है। यहाँ आपको मिलेगा हर वो सामान जो आपके घर के लिए आवश्यक है। राशन और मसालों से लेकर कॉस्मेटिक का हर सामान उच्च क्वालिटी और उद्घाटन ऑफर के साथ 4 मंजिला इमारत में बना एक खूबसूरत सुपरमार्केट, जहाँ एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। कीमत भी, क्वालिटी भी, ऑफर भी। एड्रेस कुलेन मार्केट, बड़ी दुर्गा स्थान चौक, कटिहार। अब कटिहार से रांची जाना हुआ आसान। कटिहार रांची के बीच खुल गई है रग्बी सुपर फास्ट की 2x2 सुपर लग्जरी कोच, फुल्ली एयर कंडीशनर और सीसीटीवी कैमरे जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित। कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर होते हुए रामगढ़, हजारीबाग और रांची तक रोजाना कटिहार सहायक थाना से खुलने का समय संध्या 4 बजे। टिकट बुकिंग के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और अगले विधानसभा की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं मनिहारी की। जी मोना, क्योंकि मनिहारी जो विधानसभा क्षेत्र है ये लगातार काफ़ी सुर्खियाँ बटोरता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ सीधी टक्कर जो है ये कह सकते हैं मनिहारी जो वर्तमान विधायक हैं मनोहर प्रसाद सिंह, उनके और जो जदयू प्रत्याशी थे शंभू सुमन, इनके बीच थी। तो कह सकते हैं कि इन दोनों प्रत्याशियों के बीच जो टक्कर थी वो बड़े कांटे की नजर आ रही थी। आने वाले समय में ये तो 10 तारीख को यह स्पष्ट होगा कि निर्णय जनता का क्या है, लेकिन जो हमारे अगर एग्जिट पोल के हिसाब से हम बात करें तो या इस क्षेत्र में अगर कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो इस मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या है 2,86,500, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 1,49,410। महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1,37,105 महिला मतदाता हैं, और अन्य मतदाताओं की अगर संख्या की बात करें तो कुल 15 अन्य मतदाता हैं जो इस चुनाव में शामिल होने वाले लोग हैं। यहाँ चुनावी मैदान में अगर प्रत्याशियों की बात करें तो कुल 11 प्रत्याशी हैं इस चुनावी अखाड़े में। इस विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक, यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं मनोहर प्रसाद सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह है हाथ छाप। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में कुल 62.8% मतदान हुआ है, यानी कि कुल पड़ने वाले वोटरों की संख्या की बात करें तो 1,80,049 लोगों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आइए दिखाते हैं आपको कि हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। हाँ, तो आपको बताएं कि ये जो यहाँ का एग्जिट पोल आया है हमारे पास, जो हमारे लोगों ने उस जगह मतदान के बाद लोगों से एग्जिट पोल पर नतीजे लिए हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होता नजर आ रहा है। महागठबंधन के मनोहर प्रसाद सिंह, एनडीए अर्थात जदयू के शंभू सुमन और लोजपा के अनिल उरांव के बीच यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें कि मनिहारी भी उस जो मनिहारी की सीट है वहाँ जदयू के विरुद्ध लोजपा ने जदयू के विरुद्ध अपने उम्मीदवार को उतारा था। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल के हिसाब से किसको कितने वोट मिले। इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल हमारे 40 कार्यकर्ता थे जिन्होंने एग्जिट पोल में लोगों से जानकारी इकट्ठा किया है।
हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस के वर्तमान विधायक और महागठबंधन के प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह को मिल रहे हैं लगभग 1,05,000 वोट। जी हाँ, और अगर हम बात करें कि जो जदयू के प्रत्याशी शंभू सुमन थे उन्हें लगभग 60,000 वोट मिल रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। लोजपा के अनिल उरांव को मिल रहे हैं लगभग 18,000 वोट, जबकि अन्य 8 नोटा के खाते में गए हैं। मात्र 2,000 वोट, यानी यहाँ अन्य जो और लोग थे उनके हिसाब से इस विधानसभा में इस संघर्ष में कहीं अन्य जो लोग, इन तीनों उम्मीदवार के अलावा जो अन्य लोग हैं, तो यहाँ जो संघर्ष होता है उस संघर्ष में अन्य की भूमिका कह सकते हैं काफी कम है। सुब्रत, आपने भी कई जगहों का मुआयना किया होगा, खास करके अगर बात करें मनिहारी विधानसभा से, तो जो कुछ जानकारी आपके पास आ रही है उन जानकारी से क्या कुछ आंकड़ा निकलता नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आपका जो ग्राउंड लेवल का जो सर्वे हुआ उसके आधार पर जो क्षण की बात आई है, बिल्कुल सहमत हूँ उससे, लेकिन फिर बात वहीं पर अटकती है कि ये जो आंकड़ा है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये जो आंकड़ा है, क्योंकि अनिल उरांव वहाँ पिछले बार भी चुनाव लड़े हैं, हालांकि शंभू सुमन भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस सीट से एक बार चुनाव लड़ चुके थे। एक्सपीरियंस की अगर बात करें उस सीट में मैन टू मैन कंटेक्ट के मामले में कहीं ना कहीं अनिल उरांव आगे रहा है और अनिल उरांव का वोट जो प्रतिशत है और बढ़ेगा। ये जो मार्जिनल गैप है, ये जो शंभू सुमन और जो मनोहर बाबू के बीच जो दिखा रहे हैं, ये गैप में कमी आया, क्योंकि लोजपा के खाते में भी और वोट शिफ्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, ये जो क्षेत्र है मनिहारी विधानसभा, बिहार के 2 विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जो जनजाति के लिए आरक्षित है, उसमें एक मनिहारी आता है। मनिहारी में कई समस्या है, कई जाति धर्म के लोग निश्चित तौर पर रहते हैं, लेकिन मनोहर बाबू पर लोग, हमको लगता है अंतिम समय तक इसी बात पर कंसंट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि एक साइलेंट फिगर के आदमी है और जो मनिहारी के दमखम वाली जो राजनीति है, जो उस राजनीति से बचते बचाते अपना जो छवि है उस पर बने हुए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अंतिम समय तक जो एक चर्चा थी कि इस बार वहां कुछ नया होने वाला है, वो नहीं हो पाया है और लोग आखिरी समय में मनोहर बाबू पर चले गए। और मेरा भी जो ट्रेंड है उसमें मनोहर बाबू को ही आगे मान सकते हैं, कांग्रेस को ही आगे माना जा सकता है, लेकिन फिर बात वहीं अटकती है। ये सिर्फ ट्रेंड है, 10 तारीख तक इंतजार करना है, नतीजा क्या है उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सुब्रत जी आपने। और जैसा कि जब हमारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम हो रहा था उस समय हमने देखा था कि मनिहारी में मनोहर प्रसाद सिंह के विरुद्ध जो आवाज थी वो उठ रही थी। लोग बोल रहे थे कि मनोहर प्रसाद सिंह ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जैसा कि अभी रुझान आ रहे हैं, जैसे कि जो हमारा एग्जिट पोल हुआ है उसके हिसाब से देखें तो वर्तमान कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह यहाँ बड़ी ही आसानी से जीत दर्ज कर रहे हैं और जीत का मार्जिन भी कम से कम 45,000 वोटों के आसपास का होने वाला है। हम बार बार दोहरा रहे हैं कि ये हमारा सिर्फ एग्जिट पोल है। केबीसी न्यूज इस एग्जिट पोल के सही होने का भी दावा नहीं करता है। असली परिणाम 10 नवंबर को ही आएंगे सामने। तो लगातार जो मनोहर प्रसाद के विरुद्ध लोग रुष्ट थे वो दिखाई दिया है हमारे चाय पे चर्चा कार्यक्रम में, लेकिन लास्ट मौके पे लोगों ने अपना मन बदला और मनोहर प्रसाद जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जो ग्रामीण थे कह रहे थे क्या कि मनोहर प्रसाद ने किया क्या है, क्यों उन्हें वोट दे, लेकिन लास्ट मौके पर जो वोट है वो पलट चुका है। तो जो बाजी है वो पलट चुकी है और मनोहर प्रसाद के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी मोना, बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो एग्जिट पोल है, हम बार बार लोगों से कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। लोगों के हिसाब से जो दिए गए निर्णय हैं हम उन निर्णयों को प्रसारित कर रहे हैं। लोगों ने जो बताया है हम उस बात को बता रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में 10 तारीख को जो निर्णय जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा इसमें थोड़ा बहुत बदल हो सकता है, आंकड़ों में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, लेकिन जो फिलहाल की स्थिति बनती नजर आ रही है उस स्थिति के हिसाब से वहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मनोहर प्रसाद सिंह वो आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने, हमारे मीडिया के कई साथियों ने उस क्षेत्र का दौरा किया है। क्योंकि जो मनिहारी का एरिया है, ज़्यादातर एरिया ऐसा है जो गंगा के प्रभाव, यानी कह सकते हैं गंगा के बाढ़ से प्रभावित इलाका है और वहाँ के लोग जब बाढ़ के समय में
अपने विधायक को खोज रहे थे, तो लोगों को उस समय विधायक नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में काफ़ी लोग अपना आक्रोश भी दिखाते नजर आए हैं हमारे कार्यक्रम चाय की चर्चा पर। जैसा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुब्रत गुहा ने भी बताया कि जो आंकड़े हैं, आंकड़ों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो सुब्रत, आप भी इस क्षेत्र का लगातार दौरा किए हैं, चुनावी प्रचार के समय में बड़े बड़े महारथी इस क्षेत्र में उतरे थे अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों का मतदान को बदलने के लिए। तो आपने जो वहां पर लोगों से जानकारी इकट्ठा किया था, या लोगों ने जो कुछ आपसे बात साझा की होगी, तो उसके हिसाब से ये जो हमारे एग्जैक्ट एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, क्या कुछ उससे मिलता जुलता नजर आ रहा है आपको? निश्चित तौर पर ये साफ है कि अभी तक जो ट्रेंड आया है उसमें मनोहर बाबू जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो भी वही आगे चल रहे हैं। लेकिन कई फैक्टर आए थे। सबसे पहले जब चुनाव की जो उनको अंतिम समय में एक चर्चा थी कि वो नीतीश कुमार के नजदीकी माने जाते रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं पाला बदल सकता है। हालांकि तमाम चर्चा के बाद कांग्रेस उन पर भरोसा जताया, उनको उम्मीदवार बनाया, जिससे एक बड़े संख्या में राजद कार्यकर्ता नाराज थे और उनको समर्थन ना करने की बात भी कहा गया था। और लेकिन मनोहर बाबू का जो अपना स्टाइल है, जो एक पॉलिटिकल स्टाइल है, वो उस पर कायम रहे। वो तमाम जो वो चर्चा था, चाहे जो लोग थे उन्हें टालते रहे, क्योंकि वो जानते थे उनका वही जो स्टाइल है वो उनके लिए कारगर स्टाइल है। और शायद लगता है कि मनोहर बाबू इसी अदा से जो तमाम अन्य दल के जो वोटर है, जो कभी ना कभी माइंड मेकअप लेते हैं कि अब मनोहर बाबू को छोड़कर दूसरे को वोट देना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उसके इसी अदा पे फिदा है। और इसी कारण से जो वोट दूसरे जगह जाने वाले थे वो अंतिम समय तक मनोहर बाबू को शिफ्ट हुआ है। और अब जो परिणाम है वो तो 10 तारीख को आएगा, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल की बात करें तो उनको बढ़त दिया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा सुब्रत आपने। तो हमारे एग्जिट पोल में 1,05,000 वोटों से जीतते हुए दिखाई दे रहे मनोहर प्रसाद सिंह, शंभू सुमन 60,000 और एलजेपी से अनिल उरांव को मिल रहे हैं मात्र 25,000 वोट। तो लगातार जो ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है, और ये केबीसी न्यूज इसके सत्यापन की जो बात है वो नहीं कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं। आखिरी जो परिणाम है वो 10 नवंबर को ही आएगा। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगे भी 5 विधानसभा की सीटें बाकी हैं और लगातार जो है उस पे हमारा एग्जिट पोल हम दिखाएंगे और बताएंगे कि किस सीट से कौन आगे है। तो हमारे साथ बने रहें, बड़ी संख्या में हमारे साथ बने, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, ट्रेडमिल, घरेलू आटा चक्की मशीन, माइक्रोवेव, कूलर, मिक्सी, आयरन, फैन, फैंसी गैस स्टोव, इंडक्शन, चिमनी, गीजर, सीसीटीवी कैमरा, स्पाई कैमरा, नोट काउंटिंग मशीन, एल्युमिनियम सीढ़ी और कुकर आदि सामानों के लिए संपर्क करें। सती सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर कटिहार में भी खुल गया है एक सुपरमार्केट, मुंबई का कुलेन सुपरमार्केट। यहाँ आपको मिलेगा ग्रोसरी के साथ साथ जरूरत का हर वो सामान जिसकी आपको रोजाना आवश्यकता होती है। यहाँ आपको मिलेगा हर वो सामान जो आपके घर के लिए आवश्यक है। राशन और मसालों से लेकर कॉस्मेटिक का हर सामान उच्च क्वालिटी और उद्घाटन ऑफर के साथ 4 मंजिला इमारत में बना एक खूबसूरत सुपरमार्केट, जहाँ एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। कीमत भी, क्वालिटी भी, ऑफर भी। एड्रेस कुलेन मार्केट, बड़ी दुर्गा स्थान चौक, कटिहार। अब कटिहार से रांची जाना हुआ आसान। कटिहार रांची के बीच खुल गई है रग्बी सुपरफास्ट की 2x2 सुपर लग्जरी कोच, फुल एयर कंडीशनर और सीसीटीवी कैमरे जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज। कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर होते हुए रामगढ़, हजारीबाग और रांची तक रोजाना कटिहार सहायक थाना से खुलने का समय संध्या 4 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से। और अब हम जिस विधानसभा सीट की बात करने वाले हैं वो है कोढ़ा।
इस सीट पर बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किए हैं और आइए देखते हैं क्या यहाँ पे वोटरों की संख्या है वो कितनी है। अगर कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 2,91,014 मतदाताओं की संख्या है। इसमें पुरुष मतदाता है 1,47,263, महिला मतदाताओं की संख्या है 1,43,735 और अन्य मतदाताओं की संख्या है 16। इस बार यहाँ के चुनावी मैदान में 12 प्रत्याशी थे। हम आपको यहाँ यह भी बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की पूनम पासवान विधायक है, लेकिन यह जिले की पहली ऐसी सीट है जहां हमें कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम आपको बता दें यह पहली सीट है जहां पर कुछ उलटफेर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल वोट पड़े हैं 67.7%। इस हिसाब से यहाँ कुल वोट पड़े 1,95,171। हालांकि यहाँ कांग्रेस की पूनम पासवान और बीजेपी की कविता पासवान की सीधी टक्कर थी, लेकिन यहाँ जनाधिकार पार्टी के वकील दास भी ताल ठोक रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि पप्पू यादव भी लगातार यहाँ पर रैली कर रहे थे। हमारी एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ पूनम पासवान और कविता पासवान के बीच सीधी टक्कर दिखाई पड़ रही है। हम आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे 40 कार्यकर्ताओं ने मिलकर एग्जिट पोल किया है। अब आइए देखते हैं हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ वर्तमान कांग्रेस विधायक पूनम पासवान को मिले हैं लगभग 72,000 वोट, जबकि इनको कड़ी टक्कर दे रही है एनडीए यानी भाजपा प्रत्याशी कविता पासवान, जिन्हें मिल रहे हैं 1,05,000 वोट। तो ये एक जो बड़ा फेरबदल है पहली बार कोढ़ा विधानसभा में देखने को मिल रहा है। अगर जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी वकील दास के वोटों पर नजर डालते हैं तो उन्हें मिल रहे हैं मात्र 8,000 वोट, जबकि अन्य के खाते में जा रहे हैं 3,000 वोट। इस तरह यहाँ देखा जाए तो पूनम पासवान अपनी सीट खोती हुई नजर आ रही है और हार का अंतर भी काफी बड़ा होने वाला है, लगभग 33,000 वोट का। हम आपको यहाँ यह भी बता दें कि ये सिर्फ हमारा एग्जिट पोल है और केबीसी न्यूज अपने इस एग्जिट पोल के सही होने का दावा नहीं करता है। असली परिणाम 10 नवंबर को ही सामने आएंगे। तो विनय और सुब्रत जी, जो एक फेरबदल है कोढ़ा में वो होती दिख रही है और लगातार जो बड़े बड़े नेता थे वो वहां पे पहुंचे थे। कविता पासवान के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने प्रचार किया था। और अगर बात कर ले जनाधिकार पार्टी के वकील दास, तो उनके समर्थन में पप्पू यादव भी आए थे और जो चुनाव प्रचार था बड़े पैमाने पर किया गया। और पूनम पासवान के लिए तो राहुल गांधी भी पहुंचे, तेजस्वी यादव भी आए। फिर जो ये फेरबदल है वो तो कुछ और ही कह रहा है। जी मोना, देखिए इस फेरबदल के पीछे जो कुछ कारण हमें जानकारी मिल रही है या हमें लग रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की तो जिले में जितने 7 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो उन तमाम क्षेत्रों से वोटिंग परसेंटेज में सबसे अव्वल रहा है कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र। और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर महिला मतदाताओं में जागरूकता दिखी है और बड़ी संख्या में महिला मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। तो ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि महिला मतदाता होने के कारण महिला मतदाता जो महिला नेत्री है वहां, उनके आचरण व्यवहार और उनके कार्यशैली को जरूर लोगों ने अपने हिसाब से आकलन किया होगा। ये तो आने वाले 10 नवंबर को ही स्पष्ट होगा कि उनका निर्णय किसके पक्ष में है। लेकिन फिलहाल जो हमारे एग्जिट पोल के नतीजे नजर आ रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं हमारे ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एग्जैक्ट पोल के नतीजे आपको 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन जो हमारे पास नतीजे मिल रहे हैं, जो आंकड़े मिल रहे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से कविता पासवान पूनम पासवान की अपेक्षा काफी लोगों में ज्यादा अभी आगे नजर आ रही हैं। तो सुब्रत, आपने भी इस क्षेत्र का दौरा किया होगा, जो कुछ आंकड़े हमारे हिसाब से सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी निश्चित तौर पर ये भी जो आपका ग्राउंड लेवल का सर्वे हुआ है, निश्चित तौर पर हमारे पास भी जो बात छन के आई है उस पर जो इस बार वहाँ भाजपा लीड कर रहा है, इस तरह की बातें आई है। इसके पीछे अगर कारण बोले विनय, क्योंकि बड़े नेताओं के दौरा तो मायने निश्चित तौर पर रखता है। राहुल गांधी जी भी आए, पप्पू यादव लगातार कैंपेन किए, लेकिन अगर कटिहार जिले की सबसे बेहतरीन रणनीति के साथ अगर कोई सीट भाजपा लड़ाए
चाहे तो वो कोढ़ा आप खुद ग्राउंड में गए, चाहे आपके लोग भी रहे, आपको पता चलना चाहिए इस सीट पे कटिहार के जो वर्तमान एमएलसी है अशोक अग्रवाल पूरा दमखम के साथ इस सीट पर बने रहे, जमे रहे और हर छोटी बड़ी रणनीति को वॉच करते रहे। पूरा मैनेजमेंट उनका लगा रहा है और कहीं ना कहीं कटिहार जिले में इस सीट पर वो पूरा प्रतिष्ठा लगा दी और जब दमखम के साथ भाजपा लड़ा है। लेकिन अंतिम समय में एक बात आप लोग जो ट्रेंड दिखा रहे हैं, मैं इससे इसीलिए इत्तेफाक नहीं, ये जो मार्जिन गैप दिखा रहे हैं इतनी बड़े अंतर होने वाला नहीं है, क्योंकि अंतिम समय कई क्षेत्र का दौरा किया जहां लोग एकमत हुए हैं और पूनम पासवान के पक्ष में भी बड़ा यूनाइटेड वोट हुआ है। इसीलिए अंतर इतना बड़ा नहीं होगा, हो सकता है 10-15 का ही रहे। और जो वकील दास का जो फैक्टर आ रहा था, जो पप्पू यादव के नाम पर चुनाव हुआ, वकील दास भी क्षेत्र में लोग हमेशा मौजूद रहे और लेकिन कहीं ना कहीं वोट के समय वो वोट कन्वर्ट हो गया और पूनम पासवान के पक्ष में, इसीलिए कांटे की टक्कर होगी और इतने बड़े मार्जिन के साथ मुझे नहीं लग रहा है अगर ये जीत के आएंगे, भाजपा प्रत्याशी जीत के आएंगे, अंतर कम होगा। लेकिन हो सकता है कि भाजपा ही इस सीट से आगे रहे। क्या लगता है कि सुब्रत जो अगर हम कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की जैसे कि बात कर रहे थे, तो वहाँ जो क्योंकि राजनाथ सिंह का वहाँ कैंपेनिंग हुआ था, अगर महागठबंधन की ओर से बात करें तो तेजस्वी का भी वहाँ पर कैंपेनिंग हुआ था, राहुल गांधी का भी हुआ था, तो क्या लगता है कि कौन से ऐसे कारण हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ के मतदाताओं को प्रभावित कर गया, जो लीडिंग का अंतराल है, जो वहाँ के वर्तमान विधायिका हैं या जो कविता पासवान पूर्व विधायक की पत्नी वहाँ से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की, तो क्या लगता है कौन सा ऐसा कारण रहा होगा जो मतदाताओं को सोचने पर विवश कर दिया कि बदलाव यहाँ आवश्यक है? देखिए, जो बड़ी बात है सम्मानित राहुल गांधी जी या सम्मानित राजनाथ सिंह जी का दोनों का भाषण, दोनों का जनसभा हम खुद अटेंड किए थे। देखिए वो जो जनसभा रहा है दोनों के लिए ये बात है बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। राहुल गांधी जी जहां किसान के मुद्दे पर कंसंट्रेट करते रहे और पूरे क्षेत्र जाते जाते एक वादा वो जरूर किए थे कि अगर इस क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी जीत के आए तो आने वाले दिन में मक्का बेस उद्योग लगने, और राजनाथ सिंह का और चीन पर जो भारत की रणनीति, तो वो जो स्थानीय मुद्दा कहीं ना कहीं गौन हो गया और बड़े बड़े नेताओं के जो दौरा था वो स्थानीय मुद्दा को ढूंढ नहीं पाया, लोकल मुद्दा पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया। और जहां तक पूनम पासवान की बात है, एक चर्चा, एक फेस होता है पूनम पासवान के बारे में जो कहीं ना कहीं पूरे 5 साल की जो राजनीति रही उनका क्षेत्र में ये शिकायत रहा, वो ओझल रहे हैं और लोग एक बदलाव के मूड में हैं और इसी लिए हो सकता है वहां ट्रेंड बदल के आए और भाजपा को वो सीट मिल सकता है। हालांकि बार बार वही बात है, एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है और 10 तारीख तक इंतजार करना है। जी बिल्कुल सही कहा सुब्रत आपने। और एक ये पहली ऐसी सीट मिली है कोढ़ा जिसमें फेरबदल जो है वो दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो चुनावी सभाएं की, लोगों को संबोधित किया, उसका फायदा जो है वो पूनम पासवान को मिलता नहीं दिख रहा है। जबकि कविता पासवान के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे और उनका समर्थन जो है वो अब मिलता दिख रहा है कविता सिंह को। जो एक फेरबदल है कोढ़ा में वो हो रही है। तो आगे बढ़ेंगे, एक नए विधानसभा के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, ट्रेडमिल, घरेलू आटा चक्की मशीन, माइक्रोवेव, कूलर, मिक्सी, आयरन, फैन, फैंसी गैस स्टोव, इंडक्शन, चिमनी, गीजर, सीसीटीवी कैमरा, स्पाई कैमरा, नोट काउंटिंग मशीन, एल्युमिनियम सीढ़ी और कुकर आदि सामानों के लिए संपर्क करें। सत्य सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर कटिहार में भी खुल गया है एक सुपरमार्केट, मुंबई का कुलेन सुपरमार्केट। यहाँ आपको मिलेगा ग्रोसरी के साथ साथ जरूरत का हर वो सामान जिसकी आपको रोजाना आवश्यकता होती है। यहाँ आपको मिलेगा हर वो सामान जो आपके घर के लिए आवश्यक है। राशन और मसालों से लेकर कॉस्मेटिक का हर सामान उच्च क्वालिटी और उद्घाटन ऑफर के साथ 4 मंजिला इमारत में बना एक खूबसूरत सुपरमार्केट।
जहां एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। कीमत भी, क्वालिटी भी, ऑफर भी। एड्रेस कुलेन मार्केट, बड़ी दुर्गा स्थान चौक, कटिहार। अब कटिहार से रांची जाना हुआ आसान। कटिहार रांची के बीच खुल गई है रग्बी सुपरफास्ट की 2x2 सुपर लग्जरी कोच, फुल्ली एयर कंडीशनर और सीसीटीवी कैमरे जैसी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब जिस विधानसभा सीट की बात करने वाले हैं वहां पर सबसे कम वोट पड़े हैं, क्योंकि इस विधानसभा में शुरू से ही जो ग्रामीण थे वो वोट का बहिष्कार कर रहे थे और 12 बजे के बाद जो एसपी और जिलाधिकारी के समझाने बुझाने के बाद वोट पड़े हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे कम वोट पड़े हैं पूरे जिले में। जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं वो विधानसभा है कदवा विधानसभा। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ वोटरों की संख्या कितनी है। अगर कदवा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 2,81,269 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता हैं 1,44,355, महिला मतदाताओं की संख्या है 1,36,896 और अन्य मतदाताओं की संख्या है 18। इस बार यहाँ के चुनावी मैदान में 18 प्रत्याशी थे। जी हाँ, बिल्कुल सही, 18 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में थे। हम आपको यहाँ यह भी बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक कांग्रेस के शकील अहमद खान, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है। जिला प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कदवा विधानसभा क्षेत्र में कुल वोट पड़े हैं, सबसे कम पड़े हैं कदवा में 59.85%। इस हिसाब से यहाँ कुल मत पड़े हैं 1,68,331। कदवा विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष था। इस त्रिकोणीय में कांग्रेस का एक कोण कांग्रेस के शकील अहमद खान, दूसरा कोण जदयू एनडी के सूरज प्रकाश राय और तीसरा कोण एलजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर का था। सब थोड़ी देर में एग्जिट पोल के नतीजे हम बताते हैं क्या कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। उससे पहले थोड़ा सा बता दे विनय कि त्रिकोणीय संघर्ष कदवा में भी देखने को मिल रहा है। और जिस दिन कल मत जब पड़ रहे थे तो आप थे हमारे साथ और आपने देखा क्या कि यहाँ पर लगातार जो सुबह से वोटर थे वो वोट का बहिष्कार कर रहे थे, क्योंकि इनकी मांग थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जिलाधिकारी के पहल के बाद वोटिंग शुरू हुई थी अभी दोपहर के 12 बजे के बाद। जी हाँ, एक दो ऐसे मतदान केंद्र थे जहां लोगों ने वोट का बहिष्कार अवश्य किया था, लेकिन जब प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी स्वयं और आरक्षी अधीक्षक, वहां जब लोगों को समझाया और बुझाया गया कि मतदान ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, ताकि वो अपनी बात को सरकार के पास अगर रखना चाहते हैं, अपनी बात को अगर प्रशासन के माध्यम से वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार का अगर गठन होगा तभी उनकी बात या उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। तो कह सकते हैं कि ऐसे में वहाँ के मतदाताओं ने एक ऐसे बूथ थे जहाँ पर मतदाताओं ने बहिष्कार किया था, तो प्रशासन के समझाने के बाद लोग मतदान की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो पाई। तो कह सकते हैं कि ये कुछ मतदाताओं को इसके वजह से या मतदान के प्रतिशत में इसका असर अवश्य रहा, लेकिन फिर भी जिले के जो बहरहाल प्रतिशत है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 59% मतदान कदवा क्षेत्र में हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिले के हिसाब से। और अगर कदवा की बात करें तो कदवा से वर्तमान विधायक शकील अहमद खान है, और क्योंकि चंद्रभूषण ठाकुर लगातार वहां पर बीजेपी की ओर से एक बड़े नेता थे, बड़े चेहरे के रूप में देखे जा रहे थे। जब उन्हें टिकट नहीं मिला, ये सीट चली गई जदयू के खाते में, तो जदयू से सूरज प्रकाश राय यहाँ पर जदयू के प्रत्याशी के रूप में थे। तो ये जो यहाँ संघर्ष था, कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक पूर्व के मंत्री भी रहे हैं, अभी निर्दलीय रूप से वो चुनाव में अखाड़े में थे, हेमराज सिंह। लेकिन जो मूल रूप से संघर्ष देखा गया इस क्षेत्र में, तो ये त्रिकोणीय संघर्ष ही होता नजर आया। कांग्रेस के शकील अहमद खान, जदयू की ओर से सूरज प्रकाश राय और जो लोजपा के प्रत्याशी थे चंद्रभूषण ठाकुर, इन्हीं तीनों के बीच संघर्ष होता नजर आया। सुब्रत, आपने भी इस क्षेत्र का दौरा किया है, इस क्षेत्र के लोगों का ओपिनियन आपके पास भी आया होगा, तो क्या कुछ आंकड़ा आपके हिसाब से यहाँ जो कह सकते हैं कि जो चुनाव की आपस में द्वंद्व चल रही थी, तो किन के बीच में द्वंद्व होता नजर आ रहा था आपको? देखिए, निश्चित तौर पर लड़ाई त्रिकोणीय है, ये शब्द तो कहा जा सकता है, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई अंतिम समय तक कहीं ना कहीं गौन होता नजर आया। अब मुझे लगता है ये चंद्रभूषण ठाकुर और वर्सेस जो शकील अहमद का ही लड़ाई था। उसके पीछे जो बातें छन कर आई है, निश्चित तौर पर महागठबंधन एनडीए की तरफ से सूरज प्रकाश राय चुनाव लड़ने गए थे, और लेकिन चंद्रभूषण ठाकुर उस क्षेत्र में
इतने मजबूत है, आपको इसी बात से पता चल सकता है कि मजबूत इस मायने में कि वो क्षेत्र में रहे हैं लगातार। उनके बारे में चर्चा ये रहा है कि पिछले बार जब वो भाजपा से लगभग 5,000 वोट से पराजित हुए, उसके बाद दूसरे दिन से ही वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे और कहीं ना कहीं एक जो चर्चा पूरे बिहार में है कि लोजपा के कारण ही आज जो स्थिति पूरे बिहार में बन रहा है, महागठबंधन के पक्ष में बना है और इसमें एनडीए का है ना, वैसे सीटों में कदवा का सीट महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि लोग भ्रमक स्थिति में है, आखिर जो लोजपा है किनके साथ ये समझते हैं। और ये तो जो वोट का जो डिवाइडेशन हुआ है लोजपा और भाजपा एनडीए में, उसका लाभ मिल रहा है और शकील अहमद खान एक बार फिर उस सीट से आगे दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा शुरुआत आपने। अगर शुरुआत में सही कहा आपने कि कांग्रेस और जदयू के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही थी, कदवा के चुनाव का रंग बदल गया। मतदान की तारीख नजदीक आते आते टक्कर बदल गई। अब ये टक्कर शकील अहमद खान और एलजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर के बीच रह गई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि चंद्रभूषण ठाकुर, जैसा कि आपने भी कहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, लेकिन एनडीए से टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने लोजपा का दामन थाम लिया। अब आइए देखते हैं हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ वर्तमान विधायक शकील अहमद खान को मिल रहे हैं लगभग 72,000 वोट, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी चंद्रभूषण ठाकुर को मिल रहे हैं लगभग 60,000 वोट। और अगर हम तीसरे कोण एनडीए जदयू के प्रत्याशी सूरज प्रकाश राय की बात करें तो उन्हें मिल रहे हैं लगभग 26,000 वोट, जबकि अन्य के खाते में 10,000 वोट गए हैं। इस तरह यहाँ कांग्रेस के शकील अहमद खान विपक्षियों के फूट का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि हम आपको यहाँ यह बता दें कि यह सिर्फ एग्जिट पोल है। केबीसी न्यूज इस एग्जिट पोल के सही होने का कभी दावा नहीं करता है। असली परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। तो सुब्रत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सही में जो शकील अहमद खान को बढ़त मिली है और ये सीट इनके पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है, ये सिर्फ एक फूट का कारण है? निश्चित तौर पर आपका जो आंकड़ा है वो आप अगर कंपाइल कर ले लोजपा और जो जेडीयू का जो आंकड़ा है, आपका खुद ब खुद नतीजा सामने है। अगर ये फूट नहीं होती तो वहां का रिजल्ट निश्चित तौर पर कुछ, क्योंकि वहां का लोग भी बदलाव के मूड में थे और बड़ी बदलाव वहां से, लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है। जो लोजपा का जो फैक्टर है पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार के इस सीट में भी प्रभावी रहा है और जिस कारण एक बार फिर शकील अहमद के सर पर ही ताज सजने की उम्मीद है। हालांकि छोटा अंतर है, हो सकता है कि नतीजे के दिन तक कुछ वैसा बड़ा मिरेकल हो जाए तो आश्चर्य नहीं जताया जा सकता है। इसमें तो अगर बात करें इस कदवा क्षेत्र की, तो ये जो कदवा का क्षेत्र है ये ज्यादातर बाढ़ इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आती है। तो जब बाढ़ के समय हम लोग उस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो स्थानीय लोगों का कहना था कि बाढ़ के समय में, जिस समय में वहां के लोगों को वहां के विधायक की आवश्यकता थी, उस समय वहां के विधायक उन्हें नहीं मिले। तो जब चुनावी चर्चा के दौरान हम लोग उस क्षेत्र में गए थे तो लोगों का ऐसा कहना था। अभी भी हमारे जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके हिसाब से आंकड़ा कुछ ज्यादा मार्जिन बड़ा नहीं है। हो सकता है कि जब एग्जैक्ट रूप से या 10 तारीख को परिणाम आएंगे तो हो सकता है ये मार्जिन और घट जाए, या हो सकता है कि इसका जो निर्णय है इसमें भी हो सकता है इधर उधर बदल जाए। लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है उस स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रभूषण ठाकुर बनाम शकील अहमद जो अभी ट्रेड के हिसाब से नजर आ रहा है, तो वैसी स्थिति के हिसाब से आपका आकलन क्या कहता है कि ये किसके पाले में जाता हुआ सीट नजर आ रहा है? देखिए विनय, लोग चर्चा में निश्चित रूप से हो सकता है किसी खास क्षेत्र में लोग शकील अहमद के बारे में शिकायत किए होंगे, लेकिन ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम खुद जब बाढ़ महानंदा का महाप्रलय इसके पहले साल भी कवर जब किए थे तो शकील अहमद भी क्षेत्र में डटे हुए थे और वो भी रिमोट इलाके में। हालांकि चंद्रभूषण ठाकुर लगातार क्षेत्र में रहते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है।
है और ये चर्चा में बिल्कुल बना था। लेकिन शकील अहमद के बारे में भी चर्चा जो बनाया जाता है वो क्षेत्र से ओझल रहते, ऐसा नहीं है, वो भी क्षेत्र में बने हुए थे और काम उन्होंने भी किया है। अब देखना है जो चंद्रभूषण ठाकुर वर्सेस जो शकील अहमद का फैक्टर है, इसमें बड़ी भूमिका जेडीयू का रहा है। जेडीयू अगर वोट ज्यादा अगर जेडीयू की तरफ शिफ्ट हुआ है तो फिर चंद्रभूषण ठाकुर के लिए मुश्किल होगा। और अगर जो बातें छन कर आई है, क्योंकि ये चर्चा है, लोग साइलेंट रहते हैं, बोलते कम है, अगर जेडीयू के पाले में वोट कम गया, अगर चंद्रभूषण ठाकुर के पाले में कुछ और वोट जाता, हो सकता है इस सीट में कुछ आपको बड़ा अंतर या एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में भी अंतर दिखने को मिल सकता है। विनय जी बिल्कुल, क्योंकि अनुमान है, ये अंदेशा है, लोगों के बताए हुए संकेत हैं। एग्जैक्ट क्या निर्णय है जनता का ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है इस हिसाब से कह सकते हैं कि मामला केवल 2 जो उम्मीदवार थे उनके बीच कड़ा संघर्ष होता नजर आ रहा है। अगर ये संघर्ष कितना कड़ा है ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है यह साफ साफ स्पष्ट कह रहा है कि यहाँ केवल त्रिकोणीय संघर्ष था। अन्य प्रत्याशी इस मैदान में थे, उन प्रत्याशियों की बस मैदान में वो खड़े रहे, लेकिन अगर आपस में कहेंगे कि किन किन योद्धाओं के बीच वो युद्ध चल रहा था तो केवल योद्धा 3 ही नजर आ रहे हैं। तो चलिए मोना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि योद्धाओं की अगर बात करें तो कई ऐसे भी योद्धा हैं हमारे क्षेत्र में या इस क्षेत्र में कि कई मतलब क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और लोजपा एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, क्योंकि जब एनडीए के कई ऐसे प्रत्याशी हैं, भाजपा के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें भाजपा के खाते में वो सीट नहीं गई, जदयू के खाते में चली गई, तो स्थानीय लोगों ने उन्हें अपना नेता चुनकर आगे किया, और ऐसे नेताओं को कह सकते हैं लोजपा ने अपना चेहरा दिया है। तो आने वाले समय में यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस पार्टी के चेहरे पर जनता को भरोसा है। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और अगर एनडीए से चंद्रभूषण ठाकुर लड़ रहे होते तो देखा जा रहा था कि कदों में बदलाव के मूड में थे ग्रामीण, और ये उम्मीद जताए जा रहे थे कि चंद्रभूषण जो ठाकुर हैं वो जीत जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है। शकील अहमद खान को बढ़त मिल चुकी है कदवा से, तो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से शकील अहमद खान के पल्ले में जा रहा है कदवा का सीट, और ये सिर्फ हमारा एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो एक वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी बात करेंगे एक नए विधानसभा की, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बस छोटा सा ब्रेक लेके हम हाजिर होते हैं फिर। एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, ट्रेडमिल, घरेलू आटा चक्की मशीन, माइक्रोवेव, कूलर, मिक्सी, आयरन, फैन, फैंसी गैस स्टोव, इंडक्शन, चिमनी, गीजर, सीसीटीवी कैमरा, स्पाई कैमरा, नोट काउंटिंग मशीन, एल्युमिनियम सीढ़ी और कुकर आदि सामानों के लिए संपर्क करें। सत्य सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर कटिहार में भी खुल गया है एक सुपरमार्केट, मुंबई का कुलेन सुपरमार्केट। यहाँ आपको मिलेगा ग्रोसरी के साथ साथ जरूरत का हर वो सामान जिसकी आपको रोजाना आवश्यकता होती है। यहाँ आपको मिलेगा हर वो सामान जो आपके घर के लिए आवश्यक है। राशन और मसालों से लेकर कॉस्मेटिक का हर सामान उच्च क्वालिटी और उद्घाटन ऑफर के साथ 4 मंजिला इमारत में बना एक खूबसूरत सुपरमार्केट, जहाँ एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। कीमत भी, क्वालिटी भी, ऑफर भी। एड्रेस कुलेन मार्केट, बड़ी दुर्गा स्थान चौक, कटिहार। अब कटिहार से रांची जाना हुआ आसान। कटिहार रांची के बीच खुल गई है रग्बी सुपरफास्ट की 2x2 सुपर लग्जरी कोच, फुल एयर कंडीशनर और सीसीटीवी कैमरे जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित। कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर होते हुए रामगढ़, हजारीबाग और रांची तक रोजाना कटिहार सहायक थाना से खुलने का समय संध्या 4 बजे। टिकट बुकिंग के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। शोभा ट्रेवल्स की नई भेंट, पटना के लिए वोल्वो एसी स्लीपर बस
एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, ट्रेडमिल, घरेलू आटा चक्की मशीन, माइक्रोवेव, कूलर, मिक्सी, आयरन, फैन, फैंसी गैस स्टोव, इंडक्शन, चिमनी, गीजर, सीसीटीवी कैमरा, स्पाई कैमरा, नोट काउंटिंग मशीन, एल्युमिनियम सीढ़ी और कुकर आदि सामानों के लिए संपर्क करें। सती सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर कटिहार में भी ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबों का फिर से। और अब जिस सीट की बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से नगर निगम के मेयर भी मैदान में है और जिस सीट की बात कर रहे हैं हम वो है कटिहार जिले की बरारी विधानसभा सीट। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ वोटरों की संख्या कितनी है। बरारी विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 2,71,631 मतदाता है। इसमें पुरुष मतदाता है 1,40,494। महिला मतदाताओं की संख्या है 1,31,131। अगर अन्य की बात करें तो 6 अन्य मतदाता है। इस बार यहाँ के चुनावी मैदान में 14 प्रत्याशी थे। हम आपको यहाँ यह भी बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के वर्तमान विधायक नीरज यादव का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। जिला प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बरारी विधानसभा क्षेत्र में कुल वोट पड़े हैं 66.76। दूसरे कोढ़ा के बाद दूसरे स्थान पर बरारी आता है जहां पे सबसे अधिक वोट पड़े हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर 1,81,341 वोट पड़े हैं। अब आइए देखते हैं हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। हम आपको बता दें कि बरारी में भी राजद प्रत्याशी नीरज यादव, जदयू प्रत्याशी विजय सिंह और एलजेपी प्रत्याशी विभास चंद्र चौधरी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष था। लेकिन हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से विभास चंद्र चौधरी कदवा के चंद्रभूषण ठाकुर की तरह ही कोई खास रन नहीं दिखा पाए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एग्जिट पोल के हिसाब से यह राजद प्रत्याशी और वर्तमान विधायक नीरज यादव को 80,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि जदयू के उम्मीदवार विजय सिंह को लगभग 65,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें तीसरे कोण एलजेपी के विभास चंद्र चौधरी की तो उन्हें मात्र 30,000 वोट मिल रहे हैं। विनय बरारी में भी त्रिकोणीय संघर्ष, लेकिन फिर से एक बार बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं नीरज यादव। जी मोना, बिल्कुल ये हमारा एग्जिट पोल है, ये हमारा एग्जैक्ट पोल नहीं है। हम बार बार इस बात की ओर इसलिए इशारा कर रहे हैं क्योंकि ये जनता के दिए गए वो राय हैं जो हमने जनता से एग्जिट मतदान के बाद उनसे लिया है और उनसे कहा था कि आपने क्या आपका ओपिनियन है। तो कह सकते हैं ये जनता की राय है जो एग्जिट पोल में हमारे पास है और उस एग्जिट पोल को परिणाम के रूप में हम अभी देख रहे हैं। फिलहाल आने वाले वक्त में यह स्पष्ट होगा कि जनता का निर्णय क्या है, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर बात करें ये जो संघर्ष हुआ है बरारी क्षेत्र में, तो बरारी क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष थी, यह शुरू से ही नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा योगदान था, कई निर्दलीय ऐसे प्रत्याशी थे जो बड़े अपने आप को काफी बड़ा नेता दिखा रहे थे या लोगों के बीच में एक कौतूहल था कि कौन सा आगे आएगा, कौन नया होगा। लेकिन अगर बात करें बरारी क्षेत्र में तो नीरज यादव काफी लोकप्रिय हैं क्योंकि वहां से वो स्थानीय विधायक थे, लंबे समय से उस क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। और विभास चंद्र चौधरी क्योंकि पूर्व में वहां से बीजेपी के विधायक के रूप में रहे हैं, पूर्व विधायक थे वहां से, तो स्थानीय लोग इस चेहरे को भी जानते थे क्योंकि यह सीट चला गया जदयू के खाते में, भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट आई नहीं। तो उसके बाद विभास चंद्र चौधरी ने अपने पार्टी से बगावत कर इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट लिया। लोक जनशक्ति पार्टी ने उन्हें अपना चेहरा बनाया और कह सकते हैं कि नीरज यादव के खिलाफ विभास चंद्र चौधरी खड़े थे। तो ऐसे में जदयू के जो प्रत्याशी थे विजय सिंह, उन्हें खासा नुकसान होता नजर आ रहा है जो हमारे एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि अगर इन दोनों को वोट को मिला दिया जाएगा तो ये जो प्रतिशत बनता है ये इस प्रतिशत के आसपास भी आरजेडी नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर इन दोनों प्रतिशत में अंतर को देखा जाए तो इस अंतर का सीधा सीधा स्पष्ट लाभ आरजेडी को होता नजर आ रहा है।
हमारे बीच हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी मौजूद हैं, सुब्रत गुहा जी। जी सुब्रत साहब, आपने भी इस क्षेत्र का दौरा किया है, लोगों से आपने भी लगातार मिलने का काम किया है, मतदान के दिन उस क्षेत्र में आप भी गए थे, तो जो कुछ आंकड़े हमारे एग्जिट पोल में आ रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए बिल्कुल फिर एक बार ट्रेंड से तो मैं सहमत हूँ कि यहाँ से नीरज यादव जो आरजेडी प्रत्याशी वही लीड कर रहे हैं, लेकिन एक रोचक लड़ाई रहा है बरारी में, क्योंकि जो चर्चा जितने हल्के में मेयर विजय सिंह के लिया जा रहा था उतने हल्के वो रहे नहीं। खासकर उनका जो वहाँ जातिगत समीकरण की जो चर्चा हो रही थी पहले से, उस पर वो हावी रहे। और लेकिन नीरज यादव जो आरजेडी प्रत्यय ये इस लड़ाई को पहले से वो भाप चुके थे और बड़े ही टैक्टफुली वो बड़े ही एक जो मुद्दा बनाया गया, हालांकि बार बार अपने कई इंटरव्यू में ये साफ करते रहे, मेयर विजय सिंह ये साफ करते रहे कि मैं भी वहां का लोकल हूं और कटाव के कारण विस्थापित हो गए थे और हम लोग कटिहार आके बस गए। लेकिन नीरज यादव वहां का जो स्थानीय होने का जो लोकल फॉर वोकल का शब्द है उसको बड़े बेहतरीन ढंग से कैश किए और इसको लाउड मुद्दा बनाए। इसके अलावा जो एक समीकरण की चर्चा होता है, जो राजद की समीकरण रहा है, जो पुस्तक एमवाई समीकरण के साथ साथ नीरज यादव जो अपना जो व्यवहार है, अपना जो कौशल है, अपना जो राजनीतिक उनका जो स्टाइल है, उसके सारे वहां के जो अन्य मतदाता है, अन्य वोटिंग वर्ग है, उसको भी आकर्षित किए हैं और इसलिए परिणाम फिलहाल उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। और एक बात फिर वहीं पर आती है, जो नुकसान एलजेपी जेडीयू को पहुंचाया है बिहार में, उसका ये सीट, ये जो बरारी सीट भी है, इसका शिकार हुआ है। आपका ही जो आंकड़ा बता रहा है वो उसमें, हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, जो वोट की जो संख्या दिखाया जा रहा है ये हो सकता है ये ट्रेंड बदले, इतना बड़ा वोट वहां लोजपा के पक्ष में आया होगा ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके थे, लोग समझने लगे थे। तो ये लड़ाई भी नेक टू नेक फाइट होगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर अभी भी जो सर पर ताज बनने वाली बात है तो नीरज यादव के पक्ष में दिखाई दे। हालांकि 10 तारीख तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा भीतरघात का भी चर्चा है, बहुत सारा भीतरघात का भी खबर है, वो क्या रंग लाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही कहा शुभ्रत आपने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोगों ने विश्वास नहीं किया है विजय सिंह पर। और उनका कहना था, बहुत से ऐसे लोग कह रहे थे कि जो विजय सिंह अपने नगर निगम का काम ही नहीं संभाल पाते हैं तो बरारी का क्या करेंगे। इस पे भी जो है वोट कर चुके हैं और नीरज यादव के पाले में जा चुके हैं। अगर अन्य की बात करें तो 6000 वोट मिले हैं अन्य को। इस तरह हमारे एग्जिट पोल के अनुसार वर्तमान विधायक नीरज यादव ने एक बार फिर अपनी सीट बचा ली है। एग्जिट पोल के परिणाम से ऐसा लगता है कि एलजेपी की टिकट पर अगर बागी विधायक विभास चंद्र चौधरी चुनाव मैदान में नहीं होते तो उस सीट का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। हम आपको यहाँ फिर बता दें कि यह सिर्फ एग्जिट पोल है और केबीसी न्यूज अपने इस एग्जिट पोल के सही होने का कभी दावा नहीं करता है। असली परिणाम 10 नवंबर को ही आएंगे सामने। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद प्राणपुर विधानसभा की बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। बस लेते एक छोटा सा ब्रेक। एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, ट्रेडमिल, घरेलू आटा चक्की मशीन, माइक्रोवेव, कूलर, मिक्सी, आयरन, फैन, फैंसी गैस स्टोव, इंडक्शन, चिमनी, गीजर, सीसीटीवी कैमरा, स्पाई कैमरा, नोट काउंटिंग मशीन, एल्युमिनियम सीढ़ी और कुकर आदि सामानों के लिए संपर्क करें। सती सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर कटिहार में भी खुल गया है एक सुपरमार्केट, मुंबई का कुलेन सुपरमार्केट। यहाँ आपको मिलेगा ग्रोसरी के साथ साथ जरूरत का हर वो सामान जिसकी आपको रोजाना आवश्यकता होती है। यहाँ आपको मिलेगा हर वो सामान जो आपके घर के लिए आवश्यक है। राशन और मसालों से लेकर कॉस्मेटिक का हर सामान उच्च क्वालिटी और उद्घाटन ऑफर के साथ 4 मंजिला इमारत में बना एक खूबसूरत सुपरमार्केट, जहाँ एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। कीमत भी, क्वालिटी भी, ऑफर भी। एड्रेस कुलेन मार्केट, बड़ी दुर्गा स्थान चौक, कटिहार।
अब कटिहार से रांची जाना एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, ट्रेडमिल, घरेलू आटा चक्की मशीन, माइक्रोवेव, कूलर, मिक्सी, आयरन, फैन से गैस स्टोव, इंडक्शन, चिमनी, गीजर, सीसीटीवी कैमरा, स्पाई कैमरा, नोट काउंटिंग मशीन, एल्युमिनियम सीढ़ी और कुकर आदि सामानों के लिए संपर्क करें। सती सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर कटिहार में भी खुल गया है एक सुपरमार्केट, मुंबई का कुलेन सुपरमार्केट। यहाँ आपको मिलेगा ग्रोसरी के साथ साथ जरूरत का हर वो सामान जिसकी आपको रोजाना आवश्यकता होती है। यहाँ आपको मिलेगा हर वो सामान जो आपके घर के लिए आवश्यक है। राशन और मसालों से लेकर कॉस्मेटिक का हर सामान उच्च क्वालिटी और उद्घाटन ऑफर के साथ 4 मंजिला इमारत में बना एक खूबसूरत सुपरमार्केट, जहाँ एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। कीमत भी क्वालिटी भी। एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ वोटरों की संख्या कितनी है। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या है 3,05,000। आइए अब कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ वोटरों की संख्या कितनी है। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर वोटरों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 3,05,547 वोटर है। इसमें पुरुष मतदाता है 1,56,465, महिला मतदाताओं की संख्या है 1,49,046 और अन्य मतदाताओं की संख्या है 36। इस बार यहाँ के चुनावी मैदान में 13 प्रत्याशी थे। हम आपको यहाँ यह भी बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक भाजपा के स्वर्गीय विनोद सिंह थे, लेकिन अब उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी निशा सिंह चुनाव लड़ रही है। यहाँ भी त्रिकोणीय संघर्ष की जो संभावना है वो जताई जा रही थी, लेकिन अंत में ऐसा हुआ नहीं। यहाँ निशा सिंह और महागठबंधन प्रत्याशी तौकीर आलम के बीच सीधी टक्कर हो गई। इशरत परवीन का जादू यहाँ नहीं चल पाया है। हम आपको बता दें कि इशरत परवीन ने कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिलने पर बागी रूप अपनाया था और चुनावी मैदान में कूद गई थी, लेकिन जैसा उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं। जिला प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल वोट पड़े हैं 65.5%। इस हिसाब से यहाँ कुल वोट पड़े हैं लगभग 1,98,803। अब आइए देखते हैं हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एग्जिट पोल के हिसाब के अनुसार वर्तमान विधायक स्वर्गीय विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह को लगभग 74,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम को 85,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। इशरत परवीन की बात कर ले तो इशरत परवीन को लगभग 20,000 वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मात्र 20,000 वोट गए हुए हैं। तो त्रिकोणीय समीकरण था प्राणपुर में भी और विनय, जैसा कि आप देख रहे हैं फिर एक बार जो उम्मीद है वो कुछ उलट ही नजर आ रही है। जी मोना, लगातार क्योंकि ये जो प्राणपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पिछले चुनाव में भी कुछ ऐसा ही समीकरण, कुछ ऐसे ही योद्धा मैदान में थे और इन्हीं योद्धाओं के बीच में 2 योद्धा आपस में भिड़ गए, जिसका फायदा साफ पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे विनोद सिंह, जो वर्तमान समय में मंत्री रहे थे, कुछ समय पर उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनकी पत्नी इस बार मैदान में थी। तो कह सकते हैं कि ये जो इलाका है, प्राणपुर का जो इलाका है, इस इलाके में तौकीर आलम पिछले लंबे समय से कह सकते हैं कि चुनाव में को लेकर एक्टिव थे और लोगों के बीच थे, और निशा सिंह के पास कह सकते हैं कि विनोद सिंह के किए गए कामों का लोगों ने सराहा था, देखा था, और उन्हीं को देखते हुए निशा सिंह को भी लोग एक सबसे बड़े पसंद के रूप में देख रहे थे। और इशरत परवीन, पिछले बार के भी चुनाव में इशरत परवीन एक बहुत बड़ी फैक्टर के रूप में नजर आई थी, जो इस चुनाव में भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। जो वर्तमान की स्थिति है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, जो पिछले बार तौकीर आलम अपने इस विधानसभा में एक सेकंड रनर के रूप में नजर आए थे, तो इस बार वो एक बड़े संख्या में बड़े मार्जिन की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं।
तो लेकिन कह सकते हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। हमारे भी हमारे संवाददाता ईटीवी के न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं सुब्रत गुहा, वो भी इस क्षेत्र में लगातार दौरा किया। उन्होंने भी इलेक्शन के दरमियान भी, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। जी सुब्रत, जो हमारे एग्जिट पोल के नतीजे हैं, उन नतीजों के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन एग्जिट पोल के नतीजे के हिसाब से? देखिए विनय, हो सकता है आप लोग ग्राउंड लेवल के, लेकिन ये जो आंकड़ा है इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा जो सर्वे आया है उसमें जो इशरत परवीन के वोट और ज़्यादा ऐड होना चाहिए। इस मायने में टक्कर निश्चित तौर पर तौकीर आलम और निशा सिंह के बीच है। जो इमोशनल फैक्टर है इस विधानसभा में, जैसे आप खुद भी कह रहे थे और कटिहार के लोग जानते हैं, विनोद सिंह को लेकर एक अलग चर्चाएं थी क्षेत्र में। एक उस बात पे मैं नहीं जाना चाहूँगा दिवंगत मंत्री जी के, लेकिन निशा सिंह आने के बाद वहाँ निश्चित तौर पर जो इमोशनल वोट है वो वोट बढ़ा है और वो वोट एक निर्णायक वोट होगा। और मुझे जो वहाँ से ग्राउंड लेवल पे जो सोर्सेस से बात आया है, अभी भी मुझे लगता है कि निशा सिंह उस सीट पर हावी रहेंगे। क्योंकि ये जो आप मार्जिन दिखा रहे हैं इशरत परवीन के पक्ष में और ज़्यादा वोट आने वाला है, जिसके कारण ये आंकड़ा से मैं सहमत नहीं हूँ। इस सीट में मुझे उलटफेर होते दिख रहा है। जी बिल्कुल, चुनाव के परिणाम जो आने हैं वो तो 10 नवंबर को आने हैं। ये लोगों के दिए गए आंकड़े हैं, लोगों के दिए गए कह सकते हैं उसी के आधार पर लोगों ने जो अपने विचार दिए हैं, जो अपना मत देने के बाद अपना फैसला हमारे जरिए बताया है, हम उन्हीं फैसलों को आप तक पहुंचा रहे हैं। दिवंगत नेता विनोद सिंह इतने मृदुभाषी थे कि लगातार वो इस एरिया से जीतते नजर आ रहे थे। लेकिन पिछले चुनाव में भी जो हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि तौकीर आलम जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में थे, तो उन्हें अच्छी खासी चुनौती दिया था एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में इशरत परवीन ने। तो इस बार क्योंकि एनसीपी मर्ज था, तो ऐसे में इशरत परवीन भी इस बार भी एक बड़े योद्धा के रूप में उस क्षेत्र में नजर आई। और कह सकते हैं कि आने वाले 10 नवंबर को यह स्पष्ट होगा कि लोगों का क्या निर्णय है। लेकिन जो फिलहाल के आंकड़े हैं उस हिसाब से तौकीर आलम को कुछ फायदा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और विनय, मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक थे, तीनों जो वहां के प्रत्याशी थे, जो तीनों प्रमुख प्रतिद्वंदी त्रिकोणीय जो श्रृंखला बनी थी, सभी के समर्थन में बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतरे थे और जनता से वोट मांगा है। लेकिन जैसा कि दिख रहा है कि जैसा कि सुब्रत जी ने भी कहा है कि निशा सिंह को उनके हिसाब से बढ़त मिल रही है, तो ये तो हमारा एक सिर्फ एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। 10 तारीख को जो निर्णय है वो आएगा। बट अगर मैं बात करूं स्टार प्रचारकों की, तो सभी के तरफ से स्टार प्रचारक आए, बड़े बड़े मंच सजे और वोट मांगे गए। लेकिन अगर बात करें नतीजों की, तो नतीजे तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नतीजे जनता का फैसला क्या है ये तो 10 नवंबर को स्पष्ट होगा। लेकिन जो फिलहाल के आंकड़े हैं उस हिसाब से जो फैसला होता नजर आ रहा है वो तौकीर के पक्ष में है। हम इस बात को लेकर स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं कि यही फैसला होगा जनता का। ये जनता के दिए गए सुझाव हैं, ये जनता के दिए गए निर्णय हैं जो हमारे पास हैं। जो बाकी जो मतदान के बाद ईवीएम मशीन में जो निर्णय है वो तो कैद है, वो तो 10 नवंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कह सकते हैं कांग्रेस के तौकीर आलम के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का जो फैसला है वो क्या है और क्या निर्णय जनता ने लिया है प्राणपुर क्षेत्र से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और हम बता दें कि हमारे एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के हाथ से ये सीट फिसलती हुई नजर आ रही है। हम आपको यहाँ यह भी बता दें कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है और केबीसी न्यूज अपने इस एग्जिट पोल के सही होने का भी कभी दावा नहीं करता है। असली परिणाम 10 नवंबर को ही आएंगे। तो अब कटिहार विधानसभा की बात है विनय, जो बहुत रोचक है। 15 वर्ष के विधायक तारकेश्वर प्रसाद और अभी राम प्रकाश महतो एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। और क्या है इसका नतीजा, क्या है एग्जिट पोल में, ब्रेक के बाद बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि अब बात होगी कटिहार विधानसभा क्षेत्र की। बस छोटा सा ब्रेक लेके हम तुरंत वापस आए। एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, ट्रेडमिल, घरेलू आटा चक्की मशीन, माइक्रोवेव, कूलर, मिक्सी, आयरन, फैन, फैंसी गैस स्टोव, इंडक्शन, चिमनी, गीजर, सीसीटीवी कैमरा, स्पाई कैमरा, नोट काउंटिंग मशीन, एल्युमिनियम सीढ़ी और कुकर आदि सामानों के लिए संपर्क करें। सती सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573।
मोबाइल नंबर 9297979709। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर कटिहार में भी खुल गया है एक सुपरमार्केट, मुंबई का कुलेन सुपरमार्केट। यहाँ आपको मिलेगा ग्रोसरी के साथ साथ जरूरत का हर वो सामान जिसकी आपको रोजाना आवश्यकता होती है। यहाँ आपको मिलेगा हर वो सामान जो आपके घर के लिए आवश्यक है। राशन और मसालों से लेकर कॉस्मेटिक का हर सामान उच्च क्वालिटी और उद्घाटन ऑफर के साथ 4 मंजिला इमारत में बना एक खूबसूरत सुपरमार्केट, जहाँ एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। कीमत भी, क्वालिटी भी, ऑफर भी। एड्रेस कुलेन मार्केट, बड़ी दुर्गा स्थान चौक, कटिहार। अब कटिहार से रांची जाना हुआ आसान। कटिहार रांची के बीच खुल गई है रग्बी सुपरफास्ट की 2x2 सुपर लग्जरी कोच। फुल एयर कंडीशनर और सीसीटीवी कैमरे जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित। कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर होते हुए रामगढ़, हजारीबाग और रांची तक रोजाना कटिहार सहायक थाना से खुलने का समय संध्या 4 बजे। टिकट बुकिंग के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से। तो अब बात कटिहार विधानसभा की। जी, लगातार कटिहार विधानसभा को लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म था और चुनाव के दिन जिस दिन मतदान की प्रक्रियाएं चल रही थी उस दिन भी लगातार लोगों से हम लोग मिल रहे थे और लोग जो कयास लगा रहे थे, लोगों का कयास काफी मतलब कह सकते हैं अलग था। लोगों की भावनाएं वो थी जो बताने से लोग कुछ और कह रहे थे और करने के बाद लोग कुछ और कह रहे थे। जब हम लोग अपना एग्जिट पोल का काम कर रहे थे, एग्जिट पोल के लोगों से विचार ले रहे थे, लोगों का मत ले रहे थे, लोगों का पक्ष ले रहे थे, वहां भी कुछ ऐसा ही होता ही नजर आया है। एग्जिट पोल के समय कई लोग ऐसे मिले हमें, क्योंकि कटिहार में कई ऐसे मॉडल बूथ बनाए गए थे जिन मॉडल बूथ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। और कह सकते हैं न केवल कटिहार के लोग बल्कि कुल 47 देशों के लोग इस मॉडल बूथ को देख रहे थे, ताकि कटिहार में जो चुनाव का प्रक्रिया चल रहा था इसमें जो लोग शामिल हो रहे थे, ये कह सकते हैं बहुत बड़ा काम था। जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। न केवल जिला प्रशासन बल्कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी और आम मतदाताओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस चुनाव में। लेकिन सुब्रत, आपने भी कटिहार के विभिन्न बूथों का दौरा किया था चुनाव के दिन। जो मॉडल बूथ था उसको लेकर कैसा देखेंगे आप, क्योंकि काफी लोग सहमे हुए थे कोरोना काल में इस चुनाव को लेकर, लेकिन बूथों पर जाने के बाद जो मतलब मंजर था वो मंजर साथ बयान करने की बात आपके जबान से समझना चाहेंगे हम। जी, निश्चित तौर पर हम लोग शुरुआत भी उसी बात से किए। जो ये कटिहार का जो ये मॉडल था ये काफ़ी आकर्षक था। जो चर्चा रहा है, जो महोत्सव, ये एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव है और ये फेस्टिव मूड में लोगों ने मनाया और इसके लिए बहुत बड़ा योगदान जिला प्रशासन की ये बहुत बड़ी सोच को शाबाशी देना होगा कि लोगों को लाने के लिए ये मॉडल के बारे में सोचा गया। ये जो आकर्षण का केंद्र बनाया गया था ये बहुत कारगर रहा और इसके लिए एक बार तमाम कटिहार जिला प्रशासन के लोगों को, तमाम मतदाताओं को, तमाम पत्रकारों को जो खबर को कवर किया, जो खूब सेल्फी खिंचाए, सभी को बधाई। बहुत आकर्षक रहा और हम लोग चाहेंगे अब जब जब चुनाव हो ऐसा ही कटिहार के नाम पर कटिहार के लिए अनोखा रिकॉर्ड होता रहे। फिलहाल जब ये कटिहार की सीट की बात जब होगी, एक बात हम बताते हैं, शायद बिहार में अगर आज के दौर में अगर सट्टा बाजार में अगर सबसे बड़ा दाव होगा तो कटिहार सीट के लिए होगा, क्योंकि सभी कोई भ्रम की स्थिति में, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है। विनय मुन्ना, आप लोग भी कई गेस्ट को इंटरव्यू लिए थे, लेकिन कटिहार के बारे में कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है
कटिहार में साइलेंट वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप उनको रोक के जरूर पूछेंगे तो वो आपको इस तरह से जवाब देंगे, वो अपनी समस्या पर बताएंगे, जल जमाव पर बता देंगे, कोई बता देंगे कि बिजली की स्थिति बेहतर होगी, कोई एमजी रोड के बताएंगे, कोई ट्रैफिक। लेकिन वोट किसको दिए हैं, अगर आप इसके आधार पर वोट आप ये आधार अगर सोचेंगे कि निश्चित तौर पर पानी जमा था, पानी की परेशानी बोल रहा है तो ये एंटी वोट क्या, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। जो ट्रेंड आया है ये बोलते कुछ है लेकिन हुआ कुछ है, इसीलिए भ्रामक स्थिति है। और एक बात जो आरजेडी के लिए सुखद है, मुझे लगता है, मेरे पास जो सोर्सेस आया है, आरजेडी के लिए इस बार टाउन में भी अच्छा वोट मिला है। लेकिन फिर बात अटक जाती है, दो बड़ा क्षेत्र है, एक हसनगंज का, एक हापला का, वहां कुछ वोट घटने बढ़ने की बात हो रही है। इसीलिए कुल मिलाकर स्थिति अब भी भ्रामक है। आगे आपकी एग्जिट पोल इसको साफ कर पाएगा, लेकिन मेरे लिए विचार देना अभी बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि ये भ्रामक स्थिति में है। नहीं, क्योंकि सुबह अगर हम बात करें कटिहार विधानसभा की तो कटिहार में युवाओं का जो प्रतिशत है, युवा जो मतदाता हैं उनका प्रतिशत काफी बड़ा है। और युवा मतदाता क्या निर्णय अपना दे रहे हैं उन बातों को स्पष्ट रूप से वो रख नहीं पाते हैं। अगर हम बात करें तो कई लोगों से हमने भी जानना चाहा था, उनका कथनी कुछ और था, करनी कुछ और था। ये पूर्व के समय में हमने देखा है। फिलहाल जो हमारे पास एग्जिट पोल है उसमें भी हो सकता है कि ऐसे आंकड़े हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ आंकड़े बहुत बदल सकते हैं, फेरबदल की जो संभावना है विनय बहुत अधिक है। और जो कटिहार की रोचक सीट है, सबसे रोचक 7 सीटों में सबसे रोचक कटिहार विधानसभा की सीट मानी जा रही है और बहुत जो कड़ा मुकाबला है वो है। और इस सीट का खुलासा करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ केबीसी न्यूज एग्जिट पोल के सत्यापन की बात नहीं कह रहा है। 10 नवंबर यानी आज 8 तारीख है, सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि कटिहार विधानसभा जो सीट है वो किसकी झोली में गई है। हमारा ये सिर्फ अनुमान है। और जो रोचक सीट है विनय कटिहार की, उस पर जो वोटर है कैसे बटे हैं वो भी हम लोगों को नहीं पता है। बस हमने एक अनुमान लगाया है, एक एग्जिट पोल किया है, उसके हिसाब से जो परिणाम है वो हम दे रहे हैं। और ये परिणाम की सत्यापन केबीसी न्यूज नहीं करता है, सिर्फ ये एक अनुमान है जो हम लगा रहे हैं। और 10 तारीख को जो नतीजे है वो आएंगे। लेकिन कटिहार की सीट बहुत तगड़ी सीट मानी जा रही है विनय। जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से अगर संघर्ष देखा जाए तो स्पष्ट रूप से संघर्ष या आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राम प्रकाश महतो, पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक शिक्षित मतलब कह सकते हैं उम्मीदवार के रूप में हैं और जो लगातार 3 बार से 3 विधानसभा चुनाव से लगातार जीतते आ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ का चुनाव काफी रोचक इसलिए है क्योंकि लगातार 15 साल से जनता उन्हें चुनते आ रही है, तो उनमें कोई ना कोई काबिलियत तो अवश्य होगी, जिसके हिसाब से जनता ने उन्हें लगातार 3 बार जिताया है। 2.5 बार रामप्रकाश महतो पर भी जनता ने दाव दिखाया था और जिसके कारण राबड़ी देवी के शासनकाल में वो शिक्षा मंत्री का भी प्रभार लिए थे। तो कह सकते हैं ये तो आने वाले वक्त यानी कि 10 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का फैसला क्या है। लेकिन जो फिलहाल स्थिति है, जो फिलहाल के आंकड़े हैं, जो हमारे केबीसी न्यूज के द्वारा एग्जिट पोल किए गए हैं, उनके आंकड़े हैं, उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जो एग्जिट पोल है एग्जैक्ट पोल नहीं है। हो सकता है कि 10 नवंबर को आने वाले परिणाम के समय इसके नतीजे में थोड़ा बहुत बदलाव आए, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही होता है। जितने कह सकते हैं एग्जिट पोल अभी तक मिले हैं, उन तमाम एग्जिट पोलों के नतीजे आने के बाद जो उनमें अंतर होता है, मार्जिन होता है, वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन होता अवश्य है, चाहे किसी का भी एग्जिट पोल हो। तो मुना हो सकता है आने वाले समय में जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं और जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसमें थोड़े बहुत बदलाव अवश्य हो सकते हैं, लेकिन जो संकेत हमें मिल रहे हैं उन संकेत के हिसाब से क्या कुछ पूरा एग्जिट पोल का नतीजा है उसके बारे में आप विस्तृत रूप से बताएं। जी बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और आइए अब हम कटिहार विधानसभा की सीट ले ही लेते हैं और बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर हम सीटों की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है और शुरू से ही इस सीट के परिणामों पर सूबे के लोगों की नजर है। कहने को तो इस सीट से 19 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ शुरुआत से ही टक्कर वर्तमान भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद और महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर शकील अहमद, माफ कीजिएगा,
डॉक्टर रामप्रकाश महतो के बीच नजर आ रही थी। यह लड़ाई काफी कांटे की थी। चुनावी प्रचार के दौरान कभी किसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा था तो कभी किसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। पिछले 15 वर्षों से इस सीट पर भाजपा की कब्जा है और तार किशोर प्रसाद जी पिछले 3 टर्म से यहाँ के विधायक हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ वोटरों की संख्या कितनी है। कटिहार विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,73,415 है। इसमें पुरुष मतदाता है 1,40,115, महिला मतदाताओं की संख्या है 1,33,286 और अन्य मतदाताओं की संख्या है 14। इस बार यहाँ के चुनावी मैदान में 19 प्रत्याशी थे। जिला प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कटिहार विधानसभा क्षेत्र में कुल वोट पड़े हैं 61.7%। इस हिसाब से यहाँ कुल वोट पड़े 1,68,692। अब आइए देखते हैं हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ वर्तमान विधायक तारकिशोर प्रसाद को लगभग 62,000 वोट मिल रहे हैं। जी हाँ, तारकिशोर प्रसाद को 62,000 वोट मिल रहे हैं, जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रकाश महतो को 92,000 वोट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रामप्रकाश महतो को 92,000 वोट कटिहार विधानसभा से मिल रही है, जबकि अन्य के खाते में लगभग 14,000 वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनय, बड़ा फेरबदल। जी हाँ, कह सकते हैं कि अगर आंकड़ों की बात करें तो जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से ये फेरबदल काफी बड़ा अंतराल नजर आ रहा है। लेकिन मोना, ये कह सकते हैं कि ये अंतराल इतना बड़ा होगा इसका कोई प्रमाणिकता हमारे पास नहीं है। ये केवल एक आंकड़ा है जो एग्जिट पोल के जरिए हमारे पास आ रहा है। हो सकता है कि 10 नवंबर को आने वाले परिणाम इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल अवश्य नजर आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जनता अपने हिसाब से आकलन करके अपने मतदान के जरिए अपना निर्णय ईवीएम मशीन में दे चुकी है। जी। बस अब कुछ समय कह सकते हैं कि उल्टी गिनती चालू हो गई है। चुनाव परिणाम आने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लगातार प्रशासन और मतदान कर्मी के अथक प्रयास के बाद वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है और वोटिंग परसेंटेज में हुआ इजाफा आने वाले समय में हो सकता है जो परिणाम हमारे पास उभर के आ रहे हैं उन परिणामों में हो सकता है कि फेरबदल कर दे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिशत बढ़ा है तो हो सकता है कि जो कुछ परिणाम हमारे पास आ रहे हैं और जो कुछ परिणाम मतगणना के बाद आएगी हो सकता है उसमें कुछ प्रतिशत हो सकता है कि बदलाव आए, लेकिन वो प्रतिशत कुछ होता है। चाहे वो किसी भी जगह का चुनाव होता हो और एग्जिट पोल किया जाता है तो उसके परिणाम और जो मतगणना के बाद के परिणाम हैं उन परिणामों में थोड़ी बहुत अंतर अवश्य होती है। लेकिन जनता जनार्दन के लिए गए फैसलों पर किसी विशेष एग्जिट पोल के जरिए कोई स्पष्ट निर्णय नहीं होता है। सुब्रत हमारे साथ मौजूद हैं। सुब्रत, कई चुनाव आपने देखा है विधानसभा का, लेकिन जो कटिहार की टक्कर है ये साफ साफ नजर आ रहा है कि आरजेडी के प्रत्याशी रामप्रकाश महतो और बीजेपी के 3 बार से हैट्रिक मार चुके विधायक तारकिशोर प्रसाद के बीच है। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में जो जंग है वो जंग किसके फेवर में होता नजर आ रहा है? देखिए विनय, पहले से ही जैसे हम बता रहे थे कि ये जो सीट है इसको लेकर तमाम दिग्गज जो राजनीतिक पंडित है उनके साथ साथ मैं खुद भ्रम की स्थिति में हूँ। लेकिन आपका जो ये आंकड़ा इतने बड़े मार्जिन का दिखा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इतना बड़ा मार्जिन इस सीट के लिए हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कांटे की टक्कर है और निश्चित तौर पर क्या होगा, सिर्फ कटिहार जो है ये साइलेंट वोटरों का घर है। आप का जो अनुमान है, आपका जो निश्चित 40 कार्यकर्ता या 50 एजेंट के माध्यम से आप जो करें, वो आपका जो कटिहार का क्षेत्र बटा हुआ है। कटिहार का एक हसनगंज का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है जहां लोग खुलकर बोलते हैं, खुलकर ये करते हैं। वहाँ राजद का एक हफला का इलाका है और कटिहार टाउन का। तो जब हम लोग ये तीनों इलाके को मिलाते हैं तो कटिहार टाउन के लोग बोलते नहीं है, वो साइलेंट वोटर है। और साइलेंट वोटर बेहद खतरनाक होता है, बेहद मुश्किल खतरनाक इस मायने में क्योंकि उनका ट्रेंड आना मुश्किल होता है। निश्चित तौर पर मतदाता का सम्मान होना चाहिए और मतदान बेहद गोपनीय है। जो बोल देता है वो मतदान उस तरह का, लेकिन हम लोग इसको ट्रेंड को आकलन जो कर रहे हैं, जो ये आपका जो अंतर जो दिखाए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे इस सीट में ऐसा कुछ होता दिखाई, जो भी जीतेंगे दोनों, मैं खुद भ्रम के
इतना छोटा अंतर होगा, 10,000 के भीतर हार जीत होगा, मुझे अभी यही लग रहा है और शायद यही होने वाला है। अब आप लोग भी आकलन किए हैं, लेकिन मैं इस आंकड़े से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे यह भ्रमित लग रहा है, इतना बड़ा अंतर तो इस सीट में होने वाला है नहीं। सुब्रत बिल्कुल सही है कि जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, हम भी लगातार ये कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। इन आंकड़ों में बदलाव संभव है, लेकिन जो कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं, हमारे जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, हम केवल उसकी बात रख रहे हैं, हम इसकी सत्यता की या इसकी प्रमाणिकता की बात नहीं कर रहे हैं। एक बात बीच में रोकना चाहेंगे। एक चर्चा कटिहार में, एक चर्चा इन दिनों जोरों पर है कि निश्चित तौर पर इस विधानसभा में युवा वोटर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। तो आप युवाओं का वोटर, दो तबके के युवा वोटर है। तेजस्वी यादव का जो ऐलान हुआ था 10 लाख की नौकरी प्रभावित करने वाला, युवाओं को आकर्षित करने वाला बात है, और युवा इस पर वोट दिए हैं ये। लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि आजकल के दौर में युवाओं का आइकॉन फेस है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पर भी युवा वोट करते हैं। तो इसीलिए कटिहार में युवा वोटर की ट्रेंड कहे, या महिला वोटर की ट्रेंड कहे, या साइलेंट वोटर की ट्रेंड कहे, या जो जाति धर्म मजहब से उठकर विकास के नाम पर वोट करे, कुल मिलाकर स्थिति यहां साफ नहीं है। और जो भी हार जीत होगे वो 10,000 के भीतर हार जीत होगा, इतना बड़ा अंतर नहीं होगा, ये मेरा अनुमान है। और बार बार आप लोग भी बताए, मैं भी बता रहा हूं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, और इसको इसी तरह लेना चाहिए। और कुल मिलाकर कटिहार के विकास का बात होना चाहिए। जो भी विकास करेंगे उन्हें निश्चित तौर पर मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सुब्रत, सही कहा आपने, और हम बार बार कह भी रहे हैं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, हम इसकी सत्यापन की बात नहीं कर रहे। 10 नवंबर को ही इसके परिणाम आएंगे, लेकिन जो एक लहर चल रही है बदलाव बदलाव बदलाव, अगर बदलाव होता है तो ये सीट जो है भाजपा के हाथ से खिसकती हुई दिखाई दे रही है। शुभ्रत जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जो आंकड़े हमारे पास हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से अवश्य इसमें बदलाव होता नजर आ रहा है। लेकिन अभी जैसे कि सुब्रत ने कहा कि कटिहार जिले में ज्यादातर ऐसे वोटर हैं जो साइलेंट वोटर की भूमिका अदा करते हैं। उनकी कथनी कहीं के भी जो वोटर होते हैं वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ऐसे लगातार कई जगहों पर ऐसे आंकड़े आए हैं। तो इन आंकड़ों की सत्यता या प्रामाणिकता की बात हम भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इन आंकड़ों में बदलाव आएगा, क्योंकि राजनीति का कटिहार क्षेत्र जो है और कटिहार के जो मतदाता हैं, उन्होंने अपने हिसाब से आकलन अवश्य किया होगा। कटिहार के कौन ऐसे लोग हैं जो उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिला सकते हैं, जो प्रत्याशी के रूप में इस बार खड़े हैं। क्योंकि 100 कटिहार जिले में कुल 101 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला यहाँ की जनता ने मिलकर कर दिया है, और उनका निर्णय ईवीएम में कैद है। ये तो आने वाले 10 नवंबर को यह स्पष्ट होगा कि उनका निर्णय किसके पक्ष में है। लेकिन जो कुछ आंकड़े हमारे एग्जिट पोल में निकलकर सामने आए थे, उन आंकड़ों को हमने आपके बीच रख दिया। अब रही उनके प्रामाणिकता की बात, तो आने वाले 10 नवंबर को यह स्पष्ट होगा कि जनता ने जो आंकड़े हमें दिए थे, क्या उन आंकड़ों के हिसाब से अपना मतदान भी किया है, या अपने मतदान से अलग आंकड़े हमारे साथ जनता ने साझा किया है। खैर ये तो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट होगा। लेकिन खैर जो भी हो, जनता का पूरा फैसला ईवीएम में कैद है, और ईवीएम से जब निर्णय निकलेगा तो वो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। और हम आपको बता दें 10 नवंबर को भी सुबह 8 बजे से हमारा सीधा प्रसारण जो है वो शुरू होगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक सभी जो परिणाम है वो नहीं आ जाते हैं। और लगातार हम दिखाएंगे, मतगणना स्थल से लाइव आपको दिखाएंगे कि परिणाम आते जाएंगे, और हम आपको दिखाते जाएंगे। और साथ ही पूरे बिहार की सीटों का भी जो लाइव है वो हम आपको दिखाएंगे। अगर इस तरह बात करें हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, तो 6 सीट पर महागठबंधन प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 1 सीट कोढ़ा विधानसभा से भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि ये सिर्फ एग्जिट पोल के संभावित परिणाम है, असली परिणाम 10 नवंबर को ही आएंगे। मैं हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विनय जी और सुब्रत जी का दोनों का धन्यवाद देती हूं कि वो हमारे साथ जुड़े और हमारे इस लाइव में सहयोग किया। और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी, ये सिर्फ एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। 10 तारीख को परिणाम आएंगे और जो फेरबदल है वो देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।